फर्स्ट थ्योरम में सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। हमें प्रूव करना है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो एक प्लेन कर्व होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट है वो एक प्लेन के अंदर लाई करेगा। इसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक फिक्स पॉइंट, एज्यूम कर लेते हैं ये कोई आपका फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल है किसी फोर्स के अंडर इसके अबाउट मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल की पोजीशन है एट टाइम टी, जो क्या कर रहा है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, और वो क्या करेगा, एक पाथ डिस्क्राइब करेगा। उस पाथ को बोला गया सेंट्रल ऑर्बिट। मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट फिक्स पॉइंट O के विद रिस्पेक्ट टू वो है R वेक्टर। तो OP हो गया R वेक्टर, और जो फोर्स है जिसके अंडर ये पार्टिकल क्या कर पाता है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर पाता है, वो फोर्स हमेशा इस O पॉइंट के टुवार्ड्स लगेगी। तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ central force which acting towards O, वो फोर्स इस O पॉइंट के टुवार्ड्स लग रही है अलोंग द लाइन PO लाइन के अलोंग। और ये जो सेंट्रल फोर्स है सिर्फ यही फोर्स है जो इस पार्टिकल P पर एक्ट कर रही है। तो फोर्स निकालते हैं, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। इस पार्टिकल का मास ले लेते हैं हम, एक्सेलरेशन हो जाएगा d² r अपॉन में dt²। और ये फोर्स है, हम कह सकते हैं इज पैरेलल टू OP या फिर PO। ये जो फोर्स है वो इस लाइन OP के या PO के पैरेलल लगेगा। मीन ये जो फोर्स md² r अपॉन में dt² है वो पैरेलल होगा इस r वेक्टर के। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। तो md² r अपॉन में dt² का क्रॉस प्रोडक्ट विद r 0 के इक्वल होगा, 0 वेक्टर के इक्वल। m तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं तो ये वैल्यू बचेगी d² r अपॉन में dt² क्रॉस r इक्वल टू 0। मास पार्टिकल का 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब d² r अपॉन में dt² क्रॉस r ये चीज़ 0 होगी। अगर इसमें हम 0 ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं dr/dt क्रॉस dr/dt, क्योंकि दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ dr/dt क्रॉस r विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0। जब इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dr/dt क्रॉस r, और यहाँ आ जाएगा कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन h। h यहाँ पे एक कांस्टेंट वेक्टर है।
नाउ अब हमें पता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई तीन वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होती है अगर उन तीनों में से कोई दो वेक्टर सेम हो। तो हम कह सकते हैं ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आर डी आर बाई डी टी और आर, इन तीनों की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो 0 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स है इसमें सेम है। इसे हम लिख सकते हैं आर डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर, इस फॉर्म के अंदर। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये भी आर डॉट डी आर ओवर डी टी क्रॉस आर, इसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट वेक्टर की इक्वल निकाली है। तो यहाँ से आ गया कि आर डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कोई भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट वेक्टर एच। अब एच वेक्टर हमें कांस्टेंट दे रखा है, मीन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी। और ये जो आर वेक्टर था, मीन पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस कांस्टेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मीन ये जो ओपी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है एक फिक्स डायरेक्शन की। अगर ये ओपी वेक्टर है वो एक फिक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल पी है वो एक प्लेन में लाई करेगा। अगर ये पार्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है तो जो पाथ डिस्क्राइब करेगा यानी कि जो सेंटर ऑर्बिट होगा वो एक प्लेन कर्व होगा। ये हमें प्रूव करना था।